बचपन में ना हम सबने राजा रानियों की, परियों की और जादुई दुनिया की कहानियां जरूर सुनी है। हाँ, बिल्कुल सुनिए। एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ बेहद सुंदर होता है। हाँ। और अंत में हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। हाँ, और कोई भी समस्या हो तो बस एक जादू की छड़ी घुमाते ही सब कुछ एकदम ठीक हो जाता है। सही कहा। ऐसी कहानियों को पढ़कर एक अजीब सा सुकून मिलता है। लेकिन अगर हम कल्पना करें कि कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी भर बस यही जादुई कहानियां पढ़ता रहे। अच्छा। और अचानक एक दिन उसके हाथों में कोई ऐसी किताब लग जाए जिसमें जिसमें कोई जादू या तिलिस्म हो ही ना। मतलब एकदम से एक अलग ही दुनिया। हाँ, बल्कि उसके ही गांव की धूल हो, पसीने की महक हो और भूख से तड़पते किसी आम इंसान की चीख हो, तो ये अनुभव कैसा होगा? शायद किसी कड़वे काढ़े को पीने जैसा होगा, जो गले से उतरते वक्त तो बहुत कसैला लगता है, लेकिन अंदर की बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए सबसे जरूरी होता है। एकदम सटीक बात कही आपने। और हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का आगमन ना बिल्कुल इसी कड़वे लेकिन बेहद जरूरी काढ़े की तरह ही था। बिल्कुल, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं कि कैसे धनपत राय नाम का एक आम इंसान प्रेमचंद बनकर साहित्य का सम्राट बन गया। ये सफर वाकई बहुत दिलचस्प है। इसके लिए मैंने हाल ही में इग्नू के कुछ एकेडमिक नोट्स, विकिपीडिया के विस्तृत लेख और उनके साहित्य में नारी चित्रण पर आधारित एक ब्लॉग पोस्ट खंगाला है। काफी गहरी रिसर्च की है आपने। हाँ, और साथ ही उनके प्रसिद्ध कहानी तिनतर की एक विस्तृत कथा प्रतिलिपि भी पढ़ी है। इस पूरी पड़ताल का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो ये समझना है कि कैसे एक अकेले लेखक ने भारतीय कहानी कला को जादुई किस्सों से निकालकर समाज की सबसे कड़वी सच्चाइयों की आवाज बना दिया। और इस प्रभाव को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि उनका उदय किस माहौल में हुआ था। 1880 में वाराणसी के लम्ही गांव में जन्मे प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था। अच्छा, धनपत राय। हाँ, और शुरुआत में वे उर्दू में लिखते थे, नवाब राय के नाम से। अंग्रेजों का दौर था तो लिखना वैसे भी कोई आसान काम तो रहा नहीं होगा। मैंने पढ़ा है कि 1907 में जब उनका कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ था। हाँ। सोजे वतन, जिसमें स्वतंत्रता की भावना कूट कूट कर भरी थी। बिल्कुल। तो अंग्रेज सरकार उससे इतनी बौखला गई थी कि उसने इस किताब को ही जब्त कर लिया। सही बात है। और इतना ही नहीं, उन्हें नवाब राय के नाम से कुछ भी लिखने पर पाबंदी लगा दी गई। और यहीं पर एक बड़ा मोड़ आता है। तब उनके एक मित्र थे, दया नारायण निगम। उनके सुझाव पर उन्होंने प्रेमचंद नाम अपनाया। अरे वाह, मतलब सत्ता आपकी कलम तोड़ना चाहती है और आप नाम बदलकर वापस मैदान में आ जाते हैं। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि प्रेमचंद कला केवल कला के लिए, जिसे अंग्रेजी में आर्ट फॉर आर्ट्स सेक कहते हैं, इस सिद्धांत के सख्त खिलाफ थे। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि ये सिद्धांत केवल एक संपन्न समाज के लिए है। एक ऐसे समाज में जहां दुख हो, दरिद्रता हो और शोषण हो, वहां साहित्य का काम सिर्फ मनोरंजन करना नहीं है। मैं समझ रही हूँ। वहां साहित्य का काम सामाजिक विवेक को जगाना है। भारत में प्राचीन काल से कथा का उद्देश्य मुख्य रूप से मनोरंजन या तिलिस्म ही हुआ करता था। जैसे चंद्रकांता। हाँ, वो तो बहुत मशहूर थी। बिल्कुल, लेकिन प्रेमचंद ने कला के अर्थ को ही बदल कर रख दिया। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। अगर प्रेमचंद केवल समाज की दुखद सच्चाइयों की, मतलब गरीबी और शोषण की रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो तत्कालीन पाठकों के लिए ये उबाऊ या निराशाजनक क्यों नहीं हुआ? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। मतलब बिना तिलिस्म या जादू के उन्होंने लोगों को अपनी कहानियों से बांधे कैसे रखा? इसका जवाब उनकी लेखन शैली के विकास में छिपा है। उनकी शैली एक झटके में नहीं बदली थी। अगर आप उनकी शुरुआती कहानियां देखें, जैसे पंच परमेश्वर और नमक का दारोगा, तो उनमें आदर्शवाद की बहुत गहरी झलक थी। अच्छा, आदर्शवाद मतलब सब कुछ आखिर में ठीक हो जाना। हाँ, बिल्कुल। उनमें हमेशा सच का बोलबाला और झूठ का मुंह काला होता था। एक सुखद अंत होता था, जैसे पाठकों को आदत थी। तो ये आंखों से धीरे धीरे गुलाबी चश्मा उतारने जैसा था। एकदम सही। लेकिन बाद की कहानियों तक आते आते, जैसे पूस की रात और कफन, उनका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। उन्होंने यथार्थवाद का सबसे नग्न रूप पेश किया। पूस की रात। ये वही कहानी है ना जिसमें वो किसान है, हल्कू। हाँ, हल्कू, जो कड़ाके की ठंड में अपने खेत की रखवाली करता है। और उसके पास एक ढंग का कंबल तक नहीं होता। बिल्कुल।
और उस क्रूर सामाजिक ढांचे से ज्यादा उसे अपना कुत्ता जबरा अपनापन देता है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो मुझे इस कहानी के अंत में लगी। हाँ, वो दृश्य जहां जंगली जानवर उसकी पूरी फसल उजाड़ देते हैं। बिल्कुल। जब जानवर फसल उजाड़ रहे होते हैं तो वो दुखी होने के बजाय एक अजीब सी राहत महसूस करता है कि कम से कम अब रात में उठ के खेत की रखवाली तो नहीं करनी पड़ेगी, आराम तो मिलेगा। यही तो वो कड़वा यथार्थ है। व्यवस्था ने उसे इतना बेबस कर दिया है। और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो कफन कहानी में ये बेबसी संवेदनहीनता की हद तक पहुंच जाती है। बाप रे, कफन की तो बात ही अलग है। घीसो और माधव का किरदार ना। हाँ, वो इतनी संवेदनहीन हो चुके हैं कि माधव की पत्नी अंदर दर्द से तड़प रही है, मर रही है, और बाहर वो दोनों आलू भूनकर खा रहे हैं। और हद तो तब होती है जब वो मृत पत्नी के कफन के लिए जमा किए गए पैसों की शराब पी जाते हैं। मतलब कोई भी पढ़ेगा तो उनसे नफरत करने लगेगा। और यही प्रेमचंद की लेखनी का जादू है। घीसू और माधव का ये व्यवहार केवल उनका निजी पतन नहीं है। तो फिर क्या है? ये उस शोषक सामाजिक व्यवस्था पर प्रेमचंद का सबसे तीखा प्रहार है। उस व्यवस्था ने मेहनत करने वालों को इतना हृदयहीन और निकम्मा बना दिया है कि उन्हें इंसानियत से ज्यादा बस अपनी भूख की फिक्र है। सच में, जब पाठक इस असुविधाजनक सच्चाई का सामना करते हैं तभी कहानी का सबसे गहरा असर होता है। लेकिन प्रेमचंद का ये तीखा यथार्थवाद केवल किसानों या खेतों तक ही सीमित नहीं था ना? बिल्कुल नहीं। मैंने ब्लॉग स्रोत में पढ़ा कि इसने भारतीय संयुक्त परिवार और उसमें महिलाओं की स्थिति की भी बहुत गहरी चीरफाड़ की। उसमें एक लाइन थी कि उनकी कलम नारी के आंसुओं में डूबकर चलती थी। बहुत ही मर्मस्पर्शी पंक्ति है ये। उन्होंने निर्मला, सेवा सदन और सुभागी जैसी रचनाओं के माध्यम से बाल विवाह, बेमेल विवाह और विधवा जीवन जैसी कुरीतियों पर बहुत कड़ा प्रहार किया था। सुभागी की कहानी तो मुझे बहुत प्रेरणादायक लगी। हाँ, सुभागी जैसी बाल विधवा ने ये साबित किया कि बेटियां किसी भी मायने में बेटों से कम नहीं हैं, बल्कि उनसे कहीं आगे हो सकती हैं। इश्क की कहानी। हाँ, ये कहानी बेटियों के जन्म पर परिवार के उसी जहरीले बर्ताव को दर्शाती है। घर में लगातार तीसरी बेटी का जन्म होता है जिसे वो लोग तेंतर कहते हैं। और बच्ची की अपनी सगी दादी ही उसे एक अशुभ साया मान लेती है, उसे सांप कहती है। बिल्कुल। और अपनी इस गलत शंका को सच साबित करने के लिए वो दादी जो नाटक रचती है वो वाकई खौफनाक है। वो एक झूठी और गंभीर बीमारी का नाटक करती है ना? हाँ, कलेजे में दर्द का बहाना। घर के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर लिए जाते हैं। उसका बेटा दामोदर दत्त डर के मारे डॉक्टर को बुलाना चाहता है। लेकिन दादी साफ मना कर देती है। बिल्कुल मना कर देती है और बेटे से कहती है कि मेरे लिए भागवत पढ़ो, क्योंकि वो जानती थी कि डॉक्टर आएगा तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा। एकदम सही। और ये सब दादी केवल इसलिए करती हैं ताकि वो समाज और अपने परिवार में ये साबित कर सके कि तीसरी बेटी का जन्म एक अभिशाप है जो किसी न किसी की जान लेकर ही टलेगा। ये एक तरह का मानसिक शोषण या गैसलाइटिंग है। हाँ, और अंततः जब दुर्गा पाठ होता है, गोदान किया जाता है, तो दादी अचानक से ठीक हो जाती है और सारा दोष उस नवजात 2 महीने की बच्ची के सिर मढ़ दिया जाता है। बहुत ही दुखद। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या प्रेमचंद केवल इन समस्याओं का चित्रण कर रहे थे या वे सुभागी जैसे पात्रों के माध्यम से नारी मुक्ति और आर्थिक स्वतंत्रता का कोई नया रास्ता भी दिखा रहे थे? वे निश्चित रूप से रास्ता दिखा रहे थे। वे केवल रोना नहीं रो रहे थे, बल्कि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति खड़ा होने की प्रेरणा भी दे रहे थे। अच्छा, एक बात और सोच रही थी मैं। इतने सशक्त विषयों को उठाने वाले प्रेमचंद क्या अपने समय में बिल्कुल अकेले थे? नहीं, वो अकेले नहीं थे। क्योंकि 1918 से 1936 तक के कालखंड को तो हिंदी साहित्य में बकायदा प्रेमचंद युग कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है, लेकिन इस युग में और भी कई महान लेखक थे, जैसे जयशंकर प्रसाद। ओ, जयशंकर प्रसाद। उनकी आकाशदीप पढ़ी है मैंने। हाँ, प्रसाद जी की कहानियों में ऐतिहासिक वातावरण, कल्पना की प्रचुरता और करुणा व त्याग से भरी उच्च कोटि की नारी चरित्र देखने को मिलते थे। आकाशदीप और पुरस्कार इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। इनके अलावा सुदर्शन जी थे, जो सुधारवादी दृष्टिकोण से जीवन की ज्वलंत समस्याओं पर लिख रहे थे। विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक जी थे, जिन्होंने दहेज प्रथा और बाल विवाह पर लिखा। अच्छा। चतुरसेन शास्त्री ऐतिहासिक मार्मिक कथाएं रच रहे थे, और पांड्य बेचन शर्मा उग्र तो एकदम नग्न सामाजिक यथार्थ समाज के सामने रख रहे थे। यहाँ एक बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझूं
तो उस दौर का साहित्य ना एक ऐसे ऑर्केस्ट्रा की तरह था जहां प्रसाद जी और कौशिक जी अलग अलग वाद्य यंत्र बजा रहे थे। लेकिन उस पूरे ऑर्केस्ट्रा के जो मुख्य गायक थे, जो लीड वोकलिस्ट थे, वो प्रेमचंद ही थे, जिन्होंने पूरी धुन को गांव की मिट्टी और आम इंसान की उस खुरदरी सच्चाई से जोड़ दिया था। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है कि आखिर उस दौर को प्रेमचंद युग ही क्यों कहा गया? हाँ, क्यों? निष्कर्ष यही है कि प्रसाद जी जहां अपनी कहानियों को अतीत के गौरव और भावुकता से सींच रहे थे, प्रेमचंद बिल्कुल वर्तमान के कठोर धरातल पर खड़े थे। मतलब एकदम जमीन से जुड़े हुए। बिल्कुल। वे सपनों की दुनिया से बाहर आकर उस आम आदमी की बात कर रहे थे जो रोजमर्रा की आंच में जल रहा था। यही कारण है कि ये पूरा युग प्रेमचंद युग के नाम से अमर हो गया। वाकई इस पूरी चर्चा ने ये स्पष्ट कर दिया है कि सोजे वतन के जब्त होने से लेकर कफन के तीखे यथार्थ तक और तेतर के पारिवारिक अंधविश्वास तक प्रेमचंद ने साहित्य को केवल पढ़ने की वस्तु नहीं रखा, उन्होंने इसे समाज को जगाने का एक शक्तिशाली हथियार बना दिया। सही कहा, उन्होंने शोषितों, किसानों और स्त्रियों के आंसुओं को शब्दों में ढालकर एक पूरी सदी का बहुत ही प्रमाणित दस्तावेज तैयार कर दिया। और ये दस्तावेज आज के दौर में भी उतना ही प्रासंगिक है। बिल्कुल है। जेंडर भेदभाव हो, ग्रामीण संकट हो या फिर सामाजिक शोषण, जिन मुद्दों को प्रेमचंद ने एक सदी पहले उठाया था, वे आज भी हमारे समाज के अलग अलग कोनों में उसी तरह मौजूद हैं। शायद इसीलिए उनका साहित्य आज भी समाज की जड़ों को समझने के लिए सबसे बेहतरीन माध्यम माना जाता है। एकदम सही बात है। इस गहरी बातचीत को समेटते हुए अंत में एक गहरा विचार जहन में आता है जिस पर गहराई से सोचने की आवश्यकता है। वो क्या? प्रेमचंद का मानना था कि कला केवल कला के लिए या सिर्फ मनोरंजन के लिए साहित्य, ये एक सुखी और संपन्न समाज की निशानी है। आज जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें केवल एस्केपिस्ट यानी असल जीवन से दूर ले जाने वाले सिनेमा और भव्य मनोरंजन की बाढ़ दिखाई देती है। हाँ, हर कोई बस एक हैप्पी एंडिंग वाली जादुई दुनिया में खोना चाहता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा समाज वास्तव में बहुत संपन्न और सुखी हो गया है, या फिर हम बस उन कठोर सच्चाइयों से अपनी आंखें चुरा रहे हैं जिन्हें प्रेमचंद अपनी पूरी जिंदगी हमारे सामने लाने की कोशिश करते रहे? ये वाकई एक बहुत ही चुभने वाला लेकिन जरूरी सवाल है। बिल्कुल। और इसी सवाल के साथ हम आज के इस विस्तृत पड़ताल को यहीं रोकते हैं। इन किताबों और कहानियों के पन्नों से बाहर निकलकर कभी अपने आसपास की सच्चाइयों को भी प्रेमचंद की नजरों से देखने की कोशिश जरूर करनी चाहिए।